इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड बाकी के सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी बना दिया है, लिंक होगा यहाँ पे, जाके वो भी चेक करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 कब ऐड हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आंसर है आपका ऑप्शन बी, 24th अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? ये गोलकनाथ के केस के बाद ये वाला अमेंडमेंट हुआ था 1971 में। आपको क्या याद रखना है? गोलकनाथ केस, पोस्ट गोलकनाथ केस ये हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट, अगेन अमेंडमेंट, आर्टिकल 16(4) भी कब ऐड हुआ है, बाय विच अमेंडमेंट? आपका आंसर है ऑप्शन ए, 81st अमेंडमेंट। पहला वाला क्या था? 13(4)24, ऐसे याद रखो। 13(4) कब आया था? 24th अमेंडमेंट आफ्टर गोलकनाथ। नेक्स्ट 16(4) भी पूछ रहे हैं और ये आया है आपका 81st अमेंडमेंट। सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको रटना है, कोई भी एग्जाम हो ये सारा इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी मूव ऑन, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया था? किसी को पता है कौन सा, क्या कॉन्टेक्स्ट था इसका? ये आता है आपका SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशंस पे, ठीक है, रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस। तो ये जो 16(4)B है इसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। ये आपको डेफिनेटली याद रखना है। 16(4)B क्या बोलता है? ये बोलता है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। कैरी फॉरवर्ड रूल में ये होता है कि अगर आपके पिछले साल के वैकेंसीज बच जाते हैं तो आप वो नेक्स्ट ईयर में आप वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं वैकेंसीज, उस पर 50% का कैप नहीं लगता है। ये बोलता है आर्टिकल 16(4)B। यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स में बताना 16(4)B ये चैलेंज हुआ था क्या कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में? एंड चैलेंज होके ये अपहोल्ड हुआ है कि स्ट्रक डाउन हुआ है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा वो लैंडमार्क जजमेंट है। ओके, क्यूरेटिव पिटिशन कौन सा जजमेंट से आया है? वेरी लैंडमार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क में लगा रही हूँ, आपको बाय हार्ट करना है। रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा, ये 2002 का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है? देखिए, अगर रिव्यू पिटिशन फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट में एंड ये रिव्यू पिटिशन भी आपका डिसमिस हो जाता है तो 99.9% ऑफ द केसेस में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटिशन आपने फाइल कर लिया, वो भी डिसमिस हो गया। तो रेयर केसेस, बहुत ही 0.01% रेयर केसेस जहाँ पे इनजस्टिस इतनी बड़ी होती है दैट कोर्ट को फिर से वो इशू रीओपन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटिशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, ओ प्रेसिडेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस? प्रोसीजर क्या होता है? इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस या इम्पीचमेंट प्रोसीजर। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ग्राउंड क्या है? याद रखिए, देयर इज ओनली वन ग्राउंड, जो है ऑप्शन सी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट कर रहे हैं, सिर्फ ओनली ऑन दैट वन ग्राउंड आप प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करती है, ये किसको एप्लीकेबल होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं वो अप्लाई होते हैं सिटीजन्स पे, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड ये डायरेक्शंस हैं टुवर्ड्स द सिटीजन्स। दीज आर डायरेक्शंस टू द सिटीजन्स। ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जा सकते, बट दीज आर जनरल गाइडलाइंस, डायरेक्शंस टू द सिटीजन्स, ताकि वो ऐसे बिहेवियर रखें, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया
ऑप्शन ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि स्पेसिफिक क्लॉजेस क्या है, तो 51A के जितने भी क्लॉजेस है आपको वो डेफिनेटली बाय हार्ट करना है, ठीक है, क्लॉजेस आपको रटना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 में जब कोई भी गवर्नमेंट से फंड्स लेते हैं तो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग ऑफ फंड्स। तो ये पूछ रहे हैं कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, एंड आपका आता है ऑप्शन बी। क्योंकि जब भी आप आर्टिकल 30 की बात करते हो ना, आपको 2 ग्राउंड्स याद रखने हैं। आर्टिकल 30 अप्लाइज ओनली इन 2 ग्राउंड्स, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, या फिर आप रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी हो या फिर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। ओनली इन दीज 2 केसेस आपको आर्टिकल 30 अप्लाई होता है। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हाउस ऑफ, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, और एब्सेंट रहते हैं विदाउट परमिशन। अगर वो एब्सेंट है विदाउट द परमिशन तो वो कितने दिन तक, नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है, कितने दिन तक वो ऐसे एब्सेंट रह सकते हैं, एंड अगर वो बियॉन्ड दीज डेज एब्सेंट रहे तो उनका जो मेंबरशिप है उसको रद्द किया जाएगा। तो आंसर है 60 डेज, ठीक है, ये आप बाय हार्ट कर लो। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट रह सकता है विदाउट परमिशन कितने दिन तक, फॉर 60 डेज। अगर वो 60 डेज की बियॉन्ड एब्सेंट रहते हैं और कोई परमिशन या जस्टिफिकेशन नहीं लेते हैं, जो भी प्रोसीजर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से नहीं अपना चलाते हैं, तो उनका जो मेंबरशिप है, उनका जो सीट है, उसको वो रद्द कर देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स नॉट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में होता है, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इटसेल्फ। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, जो भी हाई कोर्ट्स हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू स्टेट अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के लिए देयर इज ओनली वन लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। ओके, 2 मोर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट से निकाल के किसी और कोर्ट को दे सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? यस, ये एग्जैक्टली हो सकता है, एंड ये लिखा गया है आपका आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 में। अगर कोई भी पार्लियामेंट चाहे तो वो एक लॉ बना सकती है जिससे जो भी पावर्स है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कोई और कोर्ट को भी वो पावर दे सकते हैं ताकि जस्टिस हो सके अक्रॉस द कंट्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन कौन सा है जिससे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस ले सकते हैं? हाँ, ऐसा एक है, उसको हम बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे वर्ड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं दिया है। कभी कोई भी क्वेश्चन में ऐसे इंस्टेड ऑफ ये क्वेश्चन ये बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसका आंसर आपका आएगा आर्टिकल 143, ठीक है। ये हो गया एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिससे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से अपना सजेशंस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट पास करती है, अपना ओपिनियन टू गिव एन आंसर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्ट 2 भी आ रहा है, पार्ट 2 भी देखिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ बनाऊंगी। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विथ योर जूनियर्स एंड सीनियर्स जो भी ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं।